नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां आपको देखने, पढ़ने, समझने को मिलेंगे कल के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आशा करता हूं आप सब खुश, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं 6 मई 2023 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी सजेशन हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमको बताइए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस पी कृष्णा भट्ट। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको पी कृष्णा भट्ट को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि ये जो है चुनाव करा सकें जो प्रेसिडेंट है उसका। तो एक बार पढ़ लेते हैं पूरी इंफॉर्मेशन। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड जस्टिस पी कृष्णा भट्ट, former judge of Karnataka High Court, as the administrator to conduct the election of the Basketball Federation of India. तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट का पद है वो खाली है, उस पर बहुत सारे आवेदन जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो उनकी जो प्रेसिडेंट है उसकी नियुक्ति कराने के लिए इनको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है। द दिल्ली हाई कोर्ट emphasizes that election for National Sports Federation must be conducted democratically with fair, clear and transparent rules. ये जो इलेक्शन है ये डेमोक्रेटिकली फेयर तरीके से करा जाए, विद क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रूल के साथ जो है ये इलेक्शन कराया जाए, इसलिए इनकी नियुक्ति हुई है। तो एक बार बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना हुई थी 1950 में और उसका हेडक्वार्टर हो जाता है नई दिल्ली में। इसी के साथ हमने जो संजय बांगा, ये वर्ल्ड बैंक के जो हैं 14वें प्रेसिडेंट जो हैं उनको जो है नियुक्त किया गया है। ए के मोहिते आपको पता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं, और सिद्धार्थ मोहिते ये LIC के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट रैंक द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बाय द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। अभी एक जॉइंट स्टडी हुई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनकी एक जॉइंट स्टडी हुई। उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग जो फिर्म है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं भारत में, उसमें कितनी इनोवेशन है, वो कितनी इनोवेटिव जो है वो कितनी है, उसके बारे में ये जो है रिपोर्ट जो है तैयार की गई है, ये स्टडी तैयार की गई है। उसमें पहले नंबर पर आता है कर्नाटका, दूसरे नंबर पर आता है तेलंगाना, तीसरे पे तमिलनाडु। तो स्टेट वाइज पहले नंबर पर कर्नाटका, तेलंगाना दूसरे पर और तमिलनाडु जो है तीसरे पर आता है। ये कुल देश में 8000 जो फिल्म्स हैं उन पर ये सर्वे हुआ। 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़ पे ये कुल सर्वे हुआ। देखिए इनोवेशन जो है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि उनका सेल जो है बढ़ सके। जो भी कंपनीज़ है वो कितनी इनोवेटिव है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में, तो ये उस बेस पर ये सर्वे था। और आपको पता ही होगा 2022 में जो है इंडिया की रैंक जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर थी आउट ऑफ 132 कंट्री। तो टॉप 3 ये हो जाते हैं, 1, 2, 3। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और 5वें नंबर पर हरियाणा, और यूटी में आएगा पहले दमन एंड दीव। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उन स्टेट्स हैं उनकी जो रैंक है वो काफ़ी नीचे है। उसमें आसाम को छोड़कर बाकी सब जो हैं उनकी जो हालत जो है खस्ता ही है। और लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में आ जाएगा आपका पहला नंबर पर झारखंड, दूसरे नंबर पर ओडिशा और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। तो ये लो जो स्कोरिंग जो कुछ स्टेट्स हैं वो ऊपर से जो हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज़ बीइंग बिल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आसाम के जोगी कुपा जो एक जगह है वहाँ पर ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। एक बार पढ़ लेते हैं कि ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में क्या क्या फैसिलिटीज़ है और ये इसका क्या इसकी डेफिनेशन है।
द पार्क इज़ बीइंग बिल्ड अंडर द एम्बिशियस भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के अंदर बन रहा है। फर्स्ट सच MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क is being made by NHIDCL at जोगी गुपा ऑफ असम। असम के जोगी गुपा में ये बन रहा है। द पार्क विल बी कनेक्टेड टू रोड, रेल, एयर एंड वाटरवेज। चारों मल्टी मॉडल इसलिए नाम दिया गया है। एयरवेज, वाटरवेज, रोड एंड रेल, इन चारों को ये जो है कनेक्ट करेगा। इज़ बीइंग बिल्ड 317 एकड़ लैंड अलॉन्ग विद ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसके किनारे जो है वो बन रहा है। द MMLP विल हैव ऑल द फैसिलिटीज़ लाइक वेयर हाउस, रेलवे स्लाइडिंग, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लियरेंस हाउस एंड यार्ड फैसिलिटीज़, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, बोर्डिंग, लॉगिंग, ईटिंग जॉइंट्स, वाटर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। देखिए एक कोई एरिया है, ये ब्रह्मपुत्र के किनारे है, तो यहाँ पर वाटर जो है वाटरवेज है, वहाँ से भी माल जो है वो डिलीवर हो सकता है, एयरवेज से भी हो सकता है, रोड की कनेक्टिविटी भी है और रेल की कनेक्टिविटी भी आपको मिलेगी। तो ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो बन रहा है आसाम में, वहाँ पर सब तरीके की सुविधाएं जो हैं प्रोवाइड की गई है, जैसे रेलवे साइडिंग, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लियरेंस हाउस, वाट फैसिलिटी, वेयर हाउस, सब तरीके की फैसिलिटीज़ उस पार्क में आपको मिलेगी, वहाँ पर देखने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो मदद करेगा और ये हेल्प करेगा टू बूस्ट द इकोनॉमी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये बन गए हैं मल्लिकार्जुन प्रसाद, इनको कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD बनाया गया है और इन्होंने किसकी जगह ली है, प्रमोद अग्रवाल की जो है ये जगह नियुक्त हुए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में कोयला प्रहरी एक पोर्टल लॉन्च किया था, किससे, जो माइनिंग जो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खनन प्रहरी एक पोर्टल लॉन्च किया था, किससे बचने के लिए, इलीगल जो माइनिंग होती है उनसे बचने के लिए ये जो है खनन प्रहरी जो है ऐप जो है लॉन्च किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो अनंत महेश्वरी आपको पता है नेस्कॉम के जो हैं इनको चेयरमैन बनाया गया है। अरुण सिन्हा या NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, और संदीप सिंह ये मिलिट्री एडवाइज़र बने थे अभी हाल फिलहाल में NSA सेक्रेटेरिएट के। इसके साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इज़ गोइंग टू हेल्ड इन, कहाँ पर अभी हुई है, गोवा में। जो SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक बैठक हुई थी, जिसमें इम्पोर्टेंट आकर्षक जो पॉइंट है वो क्या था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इसमें भाग लिया। तो इंडिया में के जुलाई में जो है SCO की मीटिंग होने वाली है, इम्पोर्टेंट जो साल है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में ही G20 की भी समिट होगी, कहाँ पर, कश्मीर में, एट द एंड ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर में ये मीटिंग होगी, उससे पहले जुलाई में SCO की मीटिंग होगी। तो इस बार चेयरमैनशिप जो है भारत को मिली है। तो थीम इस बार का क्या होगा, सिक्योर SCO इसका थीम होगा। द मीटिंग विल सेट अ स्टेज फॉर SCO लीडर्स समिट टू बी हेल्ड इन जुलाई इन न्यू दिल्ली। जो नई दिल्ली में SCO की जो समिट होगी उससे पहले ये एक, मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट मीटिंग थी किसकी, हमारे फॉरेन जितने भी SCO के मेंबर है उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की। SCO के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसकी शुरुआत होती है 1996 में, जब स्थापना हुई संघाई 5 की, जिसके पार्टिसिपेंट थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ये एज अ संघाई 5 के जो है मेंबर थे। उसके बाद उज़्बेकिस्तान ने इसमें ज्वाइन किया 2001 में,
उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया 2001 में। उसके बाद 15 जून 2001 को फाइनली इसका नाम डिक्लेरेशन जो है वो फाइनली साइन हुआ, जिसको बोलते हैं संघाई डिक्लेरेशन। तो SCO की जो है स्थापना हुई, एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसकी एक स्थापना हुई। अभी फ़िलहाल SCO के 4 ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं? ऑब्जर्वर देखने थे, एक तो अफ़गानिस्तान इसके ऑब्जर्वर है, ईरान इसका ऑब्जर्वर है, बेलारूस ऑब्जर्वर है और मंगोलिया। ये 4 जो हैं देश जो हैं ऑब्जर्वर की कैटेगरी में है SCO की। और गोल क्या होता है SCO का? SCO का गोल है टू कॉरपोरेशन अमंगस्ट मेंबर। आपस में कॉरपोरेट कर पाएँ, इश्यूज़ जो हैं सोल्व कर पाए, जैसे कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल जो है एक्सचेंज हो पाए। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाती है? ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश के लिए भारत हमेशा मुद्दा उठाता रहा है कि इसमें इंग्लिश भी इंक्लूड की जाए। तो रशियन जो है, और जो चाइना में चलती है मैंडरिन जो है, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है। और भारत और पाकिस्तान इसके कब फुल फ्लैज मेंबर बने? वो बने 2017 में। भारत और पाकिस्तान इसके फुल फ्लैज SCO के मेंबर बने। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क निकोलस। ये अभी इनको नया मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर एंड वेटरन commentator Mark Nicholas has been elected as the president of the Melbourne Cricket Club on Wednesday. It is cricket club which was established in 1787। इतना पुराना क्रिकेट क्लब है, देख लीजिए आप, 1787 में इसकी स्थापना हुई थी। MC is one of the oldest and most prestigious cricket club in the world। जो लंदन में आपने सुना होगा, जो लंदन का। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। which become the first open defecation free ODF plus district of India? तो इसका आंसर हो जाएगा वायनाड। वायनाड को भारत का पहला ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस डिस्ट्रिक्ट जो है वो चुना गया है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट हैज़ कम इन द कंट्री इन द ODF प्लस रैंकिंग ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन के अंडर। द स्वच्छ भारत मिशन विच वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 2 अक्टूबर 2014। तो स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च हुआ था। बाय द इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू अटेन क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द एंटायर नेशन। द ODF कैंपेन इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ दिस मिशन। तो इसको पूरे 100 नंबर जो हैं इस सर्वे में दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर आता है मंचेरियल जो कि तेलंगाना में है, और तीसरे नंबर पर आता है अनूपपुर जो कि है मध्य प्रदेश में। ODF जो है ODF प्लस, ये क्या है? ये ऐसे गांव या ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। इसी के साथ गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो। तो वो जो हैं वो ODF प्लस गांव कहलाते हैं। तो ऐसे ही ODF प्लस जो, ये तो डिस्ट्रिक्ट की बात हुई। अब विलेज, पहला कौन सा विलेज बना था? ये बना था मिज़ोरम का साउथ मोबैंग जो विलेज है वो पहला ODF प्लस विलेज जो है भारत का बना था। और ODF ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट कौन सा बना था? वो बना था सिक्किम। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ODF रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आई होप आपको जो है वो याद रखने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। हु बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट स्पोर्ट्स पर्सन एज पर द हाईएस्ट ग्रोसिंग स्पोर्ट्स पर्सन एज पर द फोर्ब्स लिस्ट रिलीज? तो इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्डो। भी हाल फिलहाल में फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, लिस्ट जारी की है, उसमें
क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो हाईएस्ट अर्निंग जिसकी हम वर्ल्ड में कह सकते हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, वो नंबर 1 पर आते हैं। दूसरे पर आते हैं लियोन मेसी, तीसरे पर आ जाते हैं मैपे। लोगों की कमाई लगभग 136 मिलियन डॉलर हो जाती है, लियोन मेसी की 130 मिलियन डॉलर और मैपे की 120 मिलियन डॉलर। आते हैं अपने नेक्स्ट पर, विच यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर यूनिवर्सिटीज़ लॉन्चेस बाय यूजीसी। हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है चू चयन जो है इन्होंने अभी पोर्टल लॉन्च किया। किस लिए? फॉर फैकल्टी अपॉइंटमेंट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। जो फैकल्टीज़ होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी अपॉइंटमेंट जो है उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये सब जो है पारदर्शिता नहीं होती थी। जो भी है पहले एक फॉर्म भरे जाते थे, अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही उनका चुनाव हो जाता था बिना किसी। अब जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पर जो जितने भी उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, वो अपना लॉगिन साइन इन कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहीं से जो है उनकी जो डिटेल है वो जो है यूनिवर्सिटी जो यूजीसी के पोर्टल पर पहुंच जाएगी और वहां से उनका जो है चयन होगा। तो ये पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव में, चयन में, उसके लिए ये जो है पोर्टल जो है यूजीसी ने लॉन्च किया है। द पोर्टल विल ऑफर अ रेंज ऑफ फीचर्स इंक्लूडिंग a consolidated list of job opening across all participating universities। जो भी यूजीसी के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनका अब जो क्या करेंगी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में जो भी अपॉइंटमेंट्स होने हैं उन पर वो इस पोर्टल पर उसके लिए विज्ञापन देगी। फिर वहाँ से जो विद्यार्थी हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, वो उसको देखकर अपना जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। Will have single login for applying to any of the universities and have personalized dashboard। जैसे एसएससी में आप देखते हैं, अगर आप एक बार अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ओपन मतलब कि आप एक बार अपनी डिटेल्स जो है डाल देते हैं तो आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है। तो आपको बार बार उसमें लॉगिन करने की या बार बार अपने डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप आने वाली जो भर्तियां हैं उनको देखकर वहीं से साथ के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक यूनिफाइड डैशबोर्ड आपका क्रिएट होगा और आपको बार बार जो है अपनी डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आप वहीं से ही जितने भी यूनिवर्सिटीज़ की जो भी यूनिवर्सिटीज़ के भर्तियाँ आएंगी आप उनको डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ रिसीव्ड ऑनररी पाल्म डी और एट कैनीज फिल्म फेस्टिवल। तो ये मिला है माइकल डगलस को। कैनीज फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा है पेरिस में, उसमें ये अवार्ड दिया गया है पाल्म डी और। किसको? माइकल डगलस को। ये हॉलीवुड एक्टर हैं। फैसिलिटेटेड विद द ऑनररी पाल्म डियर एट द 76 कैनीज फिल्म फेस्टिवल, डगलस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज हिज ब्रिलियंट कैरियर एज वेल एज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा। उनका सिनेमा में, हॉलीवुड में जो कंट्रीब्यूशन है उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये अवार्ड जो है उनको दिया गया है। तो आई होप यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपको कुछ चीज़ नई सीखने को मिली होगी। इसी के साथ मुझको इजाज़त दीजिए और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद, जय भारत।